अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका एजाज सर एक बार फिर ऑनलाइन हेल्प के साथ। जैसे कि आपको मालूम है, हम अभी यहां पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अभी तक 2 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था, समझा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, किन डी ब्लॉक को ट्रांजिशन कह सकते हैं एंड किन डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कह सकते। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने बेटा इनकी क्लासिफिकेशन की और हमने कहा था आपसे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। और उसके बाद बेटा हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करी थी। आज के लेक्चर में हम बेटा डिस्कस करेंगे एटॉमिक साइज। तो आज का लेक्चर रहेगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साइज के रिलेटेड। तो बिफोर दैट कि हम एटॉमिक साइज ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डिस्कस करें, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में जब भी हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का ट्रेंड देते हैं तो या तो हम डाउन द ग्रुप ट्रेंड कंपेयर करते हैं या तो बेटा अलोंग अ पीरियड। सी बेटा, आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा होगा, जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप जाने पे शेल नंबर बढ़ जाता है। यानी जब आप टॉप टू बॉटम एक एक मतलब ग्रुप में एक एक एलिमेंट नीचे जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एक एक शेल बढ़ जाती है। सपोज मेरे पास है सोडियम या लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जब हम लिथियम टू सोडियम जाएंगे डाउन द ग्रुप तो एक शेल बढ़ जाता है। जब हम सोडियम टू पोटेशियम जाएंगे तो एक और शेल ऐड हो जाती है। जब हम पोटेशियम टू रुबिडियम जाते हैं तो एक और शेल ऐड हो जाती है। और जब रुबिडियम टू सीजियम जाएंगे तो एक और शेल ऐड होती है। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप जाएंगे एक एक शेल बढ़ जाती है, एक एक शेल बढ़ जाती है। एज अ रिजल्ट डाउन द ग्रुप जाने पे बेटा जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एंड यू नो वी एक्सप्रेस एटॉमिक साइज इन टर्म्स ऑफ रेडियस कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो हम ये कह सकते हैं डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाने पे जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे जब हम पीरियोडिक टेबल में बेटा लेफ्ट टू राइट जाते हैं, सपोज ये एक पीरियड है, और जब हम पीरियोडिक टेबल में मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो याद रखिएगा लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन नंबर भी बढ़ जाता है। और जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। और आपको मालूम है शेल नंबर क्या रहता है, सेम। यानी लेफ्ट टू राइट जाने पे शेल नंबर सेम रहता है। जो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है वो तो सेम शेल में ऐड हो जाता है, तो शेल नंबर सेम रहता है, जिसकी वजह से बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा हो जाता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल पे एक्चुअल अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा। नाउ अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस बढ़ जाते हैं, शेल नंबर सेम रहता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बेटा एटॉमिक साइज जो है वो एटॉमिक साइज कम हो जाता है, या आप कह सकते हैं जो रेडियस है वो डिक्रीज हो जाती है। तो यहां पे 2 चीजें आपको पता होगी कि पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाने पे, डाउन द ग्रुप जाने पे शेल नंबर बढ़ता है, एक एक शेल ऐड होती जाती है, तो डेफिनेटली साइज या एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। और जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो शेल नंबर सेम रहता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, न्यू इलेक्ट्रॉन गेट्स एडेड टू द सेम शेल, है कि नहीं। यहां से एटॉमिक नंबर भी बढ़ जाता है, प्रोटॉन्स भी बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन सेम शेल में चला जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज हो जाएगा मतलब आउटर मोस्ट शेल पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा तो वो कंट्रैक्ट हो जाएगी, एज अ रिजल्ट साइज डिक्रीज हो जाएगा।
आई बात समझ में? तो ये एक ट्रेंड आपने 11th स्टैंडर्ड में बेटा सीखा होगा। अब हम बेटा बात करेंगे यहां पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साइज की। इससे बेटा आपको मालूम है हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट एक्सट्रीम पे है एस ब्लॉक, बीच में बेटा आपके हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक, और एक्सट्रीम राइट में है आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और बॉटम पे है आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, नाउ हमने अभी ट्रेंड दिया लेफ्ट टू राइट जाने पर अलोंग अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाती है, और टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाती है। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनका जो साइज होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और उसके बाद जब हम एस ब्लॉक से शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स डी ब्लॉक, डी ब्लॉक से शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स पी ब्लॉक, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाएगा। एज अ रिजल्ट एस ब्लॉक का साइज सबसे ज्यादा होता है पीरियोडिक टेबल में, पी ब्लॉक का जो साइज है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो साइज है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे कम होता है। तो रही बात ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो एटॉमिक साइज रहेगा वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रहेगा। दो ये एस ब्लॉक से कम होगा लेकिन जनरली पी ब्लॉक से ज्यादा होगा। तो हम सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जो साइज होता है, साइज ऑफ transition elements that lies in between S and P block elements। तो आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जो कि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में होते हैं, इनका साइज एस और पी ब्लॉक के बीच में ही होता है। सो देयर साइज इज लेस देन एस ब्लॉक। तो इनका जो साइज होगा, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है या जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, इनका जो साइज होगा बेटा दैट विल बी लेस देन एस ब्लॉक, बट जनरली दैट इज ग्रेटर देन पी ब्लॉक। नाउ दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू लर्न, दैट size of transition elements, atomic radii of transition elements lies in between S block and P block elements. It is less than S block elements, but it is generally more than P block elements. And this is the first point जो हमें यहां पे सीखना था। अब अगर बेटा हम साइज की बात करेंगे along a transition series, आपको मालूम है मैंने आपसे कहा था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी 4 सीरीज होती हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। चलो बात करते हैं हम 3D सीरीज की। देखो बेटा आपको मालूम है 3D सीरीज कहां से स्टार्ट होती है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, कॉपर एंड जिंक। यह है आपकी पहली ट्रांजिशन सीरीज जिसको आप कहते हैं 3D सीरीज। अब हम बेटा इस सीरीज का साइज देख लेते हैं, इस सीरीज का एटॉमिक रेडियस कंपेयर करते हैं कि इसका ट्रेंड क्या है। देखो बेटा हमारे पास 2 चीजें होती है, एक होता है रेगुलर ट्रेंड, दूसरा होता है इरेगुलर ट्रेंड। रेगुलर ट्रेंड का मतलब होता है अगर से फॉर एग्जांपल लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड साइज डिक्रीज होता जाएगा, कहीं पे कोई एक्सेप्शन नहीं। अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे, सपोज साइज इंक्रीज होता है तो रेगुलरली इंक्रीज होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं। अगर हम बेटा 3D सीरीज की बात करेंगे, इनके साइज का रेगुलर ट्रेंड नहीं होता। हालांकि होना क्या चाहिए था जरा मुझे आप बताइए। जब हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे अलोंग दिस 3D सीरीज, तो आपको मालूम है एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और आपको पता है अलोंग अ पीरियड, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं अलोंग अ पीरियड, एटॉमिक नंबर अगर बढ़ता है
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस वो भी इंक्रीज होते जाएंगे। सपोज जब आप स्कैंडियम टू टाइटेनियम जाएंगे, एक प्रोटॉन ऐड हो जाएगा न्यूक्लियस में, टाइटेनियम टू वैनेडियम एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा। ऐसे ही एक एक एलिमेंट आगे जाओ तो न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन ऐड होता जाएगा। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से प्रोटॉन नंबर भी डेफिनेटली बढ़ जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम सब शेल में चला जाता है, यानी कि शेल नंबर नहीं इंक्रीज होता है, नई नई शेल्स ऐड अप नहीं होती है, जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम सब शेल में चला जाता है। दैट मींस हियर n रिमेन्स द सेम। एटॉमिक नंबर बढ़ता है, प्रोटॉन नंबर बढ़ता है, n रिमेन्स द सेम। और बेटा जब प्रोटॉन नंबर बढ़ जाता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे, स्कैंडियम टू जिंक जाने पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस वो भी इंक्रीज होते जाएंगे, शेल नंबर तो सेम रहेगा बिकॉज नया नया इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम सब शेल में चला जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, यानी आउटर मोस्ट शेल पे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, जिसकी वजह से यह होना चाहिए कि जो रेडियस है, जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होना चाहिए फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। ये जनरल ट्रेंड होता है, लेकिन इस वाले केस में बेटा ये जनरल और रेगुलर ट्रेंड ऑब्जर्व नहीं किया जाता। अगर हम इन एलिमेंट्स की बात करेंगे, ये तो कह सकते हैं हम जनरली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ ट्रांजिशन सीरीज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन 3D सीरीज या 4D सीरीज या 5D सीरीज, इसमें बेटा ये रेगुलर ट्रेंड नहीं मिलता हमको। तो फिर आइए सीखते हैं कि इसमें एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या रहता है। सी बेटा, जब हम ट्रांजिशन सीरीज में, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 3D सीरीज है, जब हम बेटा स्कैंडियम से मैग्नीज जाते हैं, यानी इन द बिगिनिंग ऑफ द 3D सीरीज जब हम स्कैंडियम से मैग्नीज जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाती है। और बेटा इन द मिडिल ऑफ द सीरीज ऑलमोस्ट जब हम बेटा आयरन और निकल की बात करेंगे, आयरन, कोबाल्ट, निकल, यहां पे बेटा आपका जो साइज है वो रहता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट, वो बेटा ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। और अगर हम एंड पे जाएंगे, कॉपर टू जिंक, जो साइज है बेटा वो साइज इंक्रीज होता है। क्या ये कोई रेगुलर ट्रेंड होता है? बिल्कुल भी नहीं। यहां पे सबसे पहले बिगिनिंग में स्कैंडियम टू मैग्नीज रेडियस कम हो जाती है, और बीच में आयरन, कोबाल्ट, निकल की अगर हम एटॉमिक रेडियस देखेंगे वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। और जब हम कॉपर टू जिंक शिफ्ट करते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब हमें यह देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये इरेग्युलर ट्रेंड यहां देखने को क्यों मिलता है। नौ बेटा अब हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाई इन 3D सीरीज, similarly this is observed in 4D series and similarly in 5D series। जो 3D सीरीज में ट्रेंड है ऑलमोस्ट यही ट्रेंड आपको 4D सीरीज में मिलता है, लेकिन मसला यह है कि यहां पे इन द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज अगर एटॉमिक रेडियस कम होती है और सेंटर में या मिडल में फीकोनी की बात करेंगे, आयरन, कोबाल्ट, निक, इनमें ऑलमोस्ट साइज कांस्टेंट है, और कॉपर टू जिंक जब हम जाते हैं, मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज हो जाता है। इसका कारण क्या है? देखो बेटा, दो फैक्टर्स है जिनके बेसिस पे ये ट्रेंड एक्सप्लेन किया जाता है। एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एक होता है बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये दो अपोजिंग फैक्टर्स है। ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट है ये अपोजिंग फैक्टर्स है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है ताकि ये स्क्रीनिंग इफेक्ट को डोमिनेट करता है, तो बेटा साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट करेगा, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो याद रखना बेटा उस टाइम साइज भी ज्यादा होता है। ये दो अपोजिंग फैक्टर्स है।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा होगा, दैट मीन्स आउटर मोस्ट शेल पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आउटर जो शेल है वो कंट्रैक्ट हो जाएगी, साइज डिक्रीज हो जाएगा। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, यानी अगर आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं और इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वहां इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगा तो डेफिनेटली वहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। तो याद रखना, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, दैट मींस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है और इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वहां रिपल्शन ज्यादा होगा। जब रिपल्शन होती है तो वहां पे एक्सपेंशन हो जाती है, तो साइज इंक्रीज हो जाता है। तो ये दो अपोजिंग फैक्टर्स हैं। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो साइज कम हो जाएगा, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो बेटा साइज बढ़ जाएगा। तो जब हम मूव करते हैं स्कैंडियम टू मैग्नीज, तो याद रखिएगा यहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है स्क्रीनिंग इफेक्ट को। स्कैंडियम टू मैग्नीज जाने पे जो ये ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये डोमिनेट करता है ओवर स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से जो साइज है वो कंट्रैक्ट हो जाता है। और अगर हम यहां बात करेंगे आयरन कोबाल्ट निकल की, यहां पे ऑलमोस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये एक दूसरे को बेटा काउंटर बैलेंस करते हैं, ऑलमोस्ट काउंटर बैलेंस करते हैं। यहां दोनों में से कोई डोमिनेट नहीं करता, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं। क्यों, मैं अभी बाद में समझाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर बेटा हम यहां पे एंड पे बात करेंगे कॉपर टू जिंक, जब हम जाएंगे तो याद रखना यहां स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। तो मैंने पहले ही बोला अगर अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है तो साइज डिक्रीज हो जाएगा। स्कैंडियम टू मैग्नीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है, यही कारण है कि यहां पे साइज रेड्यूस हो जाता है। और अगर हम बेटा आयरन कोबाल्ट निकल की बात करेंगे, यहां साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है। इट इज बिकॉज यहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं, क्योंकि यहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। और अगर बेटा लास्ट में हम बात करेंगे कॉपर टू जिंक हम जाएंगे तो यहां स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट करेगा ओवर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और मैंने कहा था अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है तो साइज बढ़ेगा, यही कारण है एट द एंड ऑफ द सीरीज व्हेन वी मूव फ्रॉम द कॉपर टू जिंक तो यहां पे साइज बढ़ जाता है क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। नाउ अब मैं आपको एक ग्लिम्प्स देता हूं कि स्कैंडियम टू मैग्नीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डोमिनेट कैसे कर रहा है, वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट को डोमिनेट कैसे करता है, कारण क्या है, और एट द एंड ऑफ द सीरीज स्क्रीनिंग इफेक्ट क्यों डोमिनेट करता है। नाउ हैव अ लुक हियर। तो आई होप आपने ये बेटा नोट डाउन किया होगा। चलो हम लर्न करने की कोशिश करेंगे कहां स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा और कहां बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। सी बेटा, अगर हम इन एलिमेंट्स को देखेंगे, पहले हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आपको मालूम है स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d1 4s2। तो आपको आती होगी, लास्ट लेक्चर में मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में आपको पढ़ाई थी। तो अगर स्कैंडियम की बात करेंगे इट इज 3d1 4s2, ठीक है। अब बताइए टाइटेनियम का क्या आ जाएगा, दैट विल बी 3d2, है ना। अब मैं शॉर्ट लिखूंगा। वेनेडियम इट विल बी 3d3, क्रोमियम इसमें d5, मैग्नीज इसमें भी d5, आयरन इसमें बेटा d6, कोबाल्ट इसमें बेटा d7, निकल इसमें बेटा d8, कॉपर इसमें d10 और यहां जिंक इसमें भी बेटा d10, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखो बेटा सी यहां पे देखिए, से दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। नाउ दीज आर द इनर शेल्स। से फॉर एग्जांपल दिस इज द आउटर मोस्ट शेल, और इनमें जो आउटर मोस्ट है वो कौन है बेटा, दैट इज 4s ऑर्बिटल, है ना, 4s। अब देखिए या फोर्थ शेल दैट इज द आउटर मोस्ट शेल, और वहां पे s सब शेल में आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। नाउ जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये वाले एलिमेंट्स है, इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किधर ऐड हो जाता है, इनमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, वो तो 3d में चला जाता है कि नहीं, n-1d में चला जाता है।
दैट मीन्स प्रोग्रेसिवली जो ये n-1d सबशेल है ना, जो बेटा दिस इज द आउटर मोस्ट शेल, नाउ दिस इज द पेनल्टिमेट शेल, ये जो एलिमेंट्स है इनमें जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहां चला जाता है, n-1d यानी पेनल्टिमेट शेल में। दैट मीन्स अब जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, स्कैंडियम टू टाइटेनियम, टाइटेनियम टू वेनेडियम, वेनेडियम टू क्रोमियम, तो ये जो पेनल्टिमेट शेल है इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है। जब तक हम जिंक पर पहुंच जाते हैं तो जो डी सबशेल है वो कंप्लीटली फिल हो जाती है, जैसे कि आपको मिलेगा जिंक में D10 सिस्टम। नाउ अब यहां पे देखिए, स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक अगर आप देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन है D1, D2, D3 एंड D5। इसका मतलब जो ये डी सबशेल इसमें होती है, जिसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इनमें या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स बेटा, या तो 5 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक जो इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में n-1 डी सबशेल है, दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से यहां पे रिपल्शन ज्यादा नहीं हो पाता। देखो अगर हम ऐसा भी केस लें जहां पे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जैसे पियरिंग स्टार्ट हो जाएगी, जैसे इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की पियरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, वहां रिपल्शन डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। लेकिन अभी अगर हम बात करेंगे कहां से कहां तक बेटा, स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक, यहां आप देखेंगे n-1 डी सबशेल जो है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी पेयरिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मिनिमाइज हो जाती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी जो है वो कम हो जाता है। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डेफिनेटली डोमिनेट करेगा। अब हम यहां पे आ जाएंगे, सी बेटा अगर सेंटर में आ जाएंगे, यहां पे हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल ये आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, इसमें D6, इसमें D7 और इसमें बेटा D8। यहां पे क्या हो रहा है, जो n-1 डी सबशेल है, गौर कीजिएगा बेटा, यहां जो n-1 डी सबशेल है, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स तो इन एलिमेंट्स में इसी में जाता है ना n-1 डी सबशेल में, तो यहां पे पियरिंग स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5। अब देखो आयरन के केस में यहां पे पियरिंग स्टार्ट हो गई, तो दैट मींस अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं, अब तो पियरिंग हो गई, जिसकी वजह से रिपल्शन बढ़ेगा। देखो यहां पे एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, नाउ यहां अब क्या होता है, यहां पे पियरिंग हो रही है, जिसकी वजह से रिपल्शन जो है वो बढ़ेगा, यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट अब बढ़ेगा। सिमिलरली कोबाल्ट में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो ये पियरिंग हो जाएगी, और यहां पे निकल में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो पेयरिंग हो जाएगी। मतलब एक तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ ही रहा है लेफ्ट टू राइट, फीकोनी में एटॉमिक नंबर तो ऑब्वियसली बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ में जो n-1 डी सबशेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से पियरिंग भी हो रही है ऑर्बिटल्स की, जिसकी वजह से यहां पे रिपल्शन ज्यादा हो रही है, और दोनों फैक्टर्स यहां पे बेटा इंक्रीज हो रहे हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बेटा अगर वो बढ़ेगा, वो कोशिश करेगा साइज को रिड्यूस करने की, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा वो कोशिश करेगा साइज को इंक्रीज करने की। तो ये दो जो फैक्टर्स है ये एक दूसरे को ऑलमोस्ट काउंटर बैलेंस करते हैं, यही कारण है यहां पे जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। नाउ अब अगर आएंगे हम एट द एंड ऑफ द सीरीज, देखो कॉपर टू जिंक साइज इंक्रीज हो जाता है, बात को समझ लीजिएगा। अब अगर हम यहां पे डी की बात करेंगे 1 2 3 4 है ना, सो ये कंप्लीटली फिल्ड है। जो जिंक है बेटा, जिंक कॉपर में देखो आप, जिंक में देखो D10 सिस्टम है, D10 सिस्टम है, यानी जो कॉपर एंड जिंक है इनमें n-1 डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है। तो डेफिनेटली बात है कि डी सबशेल में जो ये 5 ऑर्बिटल्स है सारे पियर्ड है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से यहां स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, एंड दैट इज द रीजन यहां पे साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है।
दैट मीन्स आप दो फैक्टर्स के बेसिस पे इस इरेगुलर ट्रेंड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वन इज स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड अनदर इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब हम सेकेंडियम टू मैग्नीज जाएंगे तो बेटा इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, n-1d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कम ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हो जाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा, तो डेफिनेटली बात यह है कि यहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ होगा, जिसकी वजह से साइज कम। अगर हम यहां पे आयरन कोबाल्ट निकल की बात करेंगे, यहां पे दोनों फैक्टर्स दे टेंड टू इंक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है क्योंकि वहां से लेफ्ट टू राइट पे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, प्रोटॉन नंबर बढ़ता है, तो इनमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग शुरू हो रही है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग शुरू हो रही है n-1d सबशेल में, जिसकी वजह से यहां रिपल्शन ज्यादा हो जाते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, तो एक दूसरे को अब ये काउंटर बैलेंस करे। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, वो तो कोशिश करेगा साइज को कम करने की, और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, वो तो कोशिश करेगा साइज को इंक्रीज करने की। दैट मींस ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, काउंटर बैलेंस करेंगे, इसीलिए यहां पे साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द सीरीज n-1d subshell is completely filled, all the orbitals are paired with the electrons, तो यहां पे रिपल्शन बेटा ज्यादा हो जाएगी, और जब रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी डेफिनेट बात है वहां आउटर मोस्ट शेल की एक्सपेंशन हो जाएगी, और जब एक्सपेंशन हो जाएगी तो साइज बढ़ेगा। आई होप ये आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा कि इनमें इरेगुलर साइज कहां से आता है। ठीक है बच्चा। नाउ अगर बेटा हम बात करेंगे अब 3D 4D 5D सीरीज की, तो चले देखते हैं, कंपेयर करते हैं वो साइज भी। तो हम यहां पे फिर से बेटा ये सीरीज नोट डाउन करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। सी बेटा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, और उसके बाद आ जाएगा कॉपर और जिंक। और ये कौन सी सीरीज है बेटा? दिस इज 3D सीरीज, ये पहली ट्रांजिशन सीरीज है। उसके बाद क्या आता है? यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनियम, टेक्नीशियम, रिथीनियम, रोडियम। उसके बाद क्या है बेटा? पैलेडियम। उसके बाद है सिल्वर, और उसके बाद क्या है? कैडमियम। और उसके बाद ये कौन सी सीरीज हुई आपकी? शाबाश बेटा, ये हो गई 4D सीरीज। ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, 4D सीरीज है। उसके बाद लेंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम। उसके बाद बेटा है प्लैटिनम, फिर है गोल्ड और मरकरी। और ये कौन सी सीरीज है? ये है 5D सीरीज। नाउ बात को समझ लीजिएगा, हम इनका साइज कंपेयर करेंगे, एटॉमिक रेडियस। जब हम 3D से जाएंगे 4D, यानी जब हम स्कैंडियम टू यट्रियम जाएंगे, यट्रियम टू लेंथेनम, इसी तरह से जब हम डाउन जाएंगे इस तरह से, ऐसे बेटा जाएंगे। ठीक है। नाउ पहली सीरीज कौन सी है? 3D। उसके बाद अगर हम नीचे आएंगे तो डेफिनेटली यहां पे शेल नंबर बढ़ता है, तो ऑब्वियस बात है साइज भी बढ़ेगा। तो हम ये कहेंगे कि 4D सीरीज के जो एलिमेंट्स है इनका साइज 3D एलिमेंट से ज्यादा है। कॉमन सी बात है। देखो, जब हम 3D से 4D आ जाएंगे तो शेल नंबर बढ़ेगा, जब शेल नंबर बढ़ेगा साइज बढ़ेगा। दैट मींस जो 4D सीरीज के एलिमेंट्स है, 4D सीरीज के जो एलिमेंट्स है उनका साइज 3D से ज्यादा होगा। तो अब आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं, हमारे पास 5 सीरीज है, एक है 5D सीरीज, एक है 4D सीरीज, एक है 3D सीरीज, और 6D भी है, मैं वो यहां पे काउंट नहीं करूंगा। अब आप मुझे बताइए इनमें से किसका साइज सबसे ज्यादा होगा? आप कहेंगे सर आप ही नहीं तो बोला जब आप 3D से शिफ्ट करेंगे 4D तो शेल नंबर बढ़ेगा। इसी तरह अगर हम 4D से 5D शिफ्ट करेंगे तो शेल नंबर बढ़ेगा। तो साइज का ट्रेंड क्या होना चाहिए? 5D ग्रेटर देन 4D ग्रेटर देन 3D। दिस इज व्हाट यू विल एक्सपेक्ट कि जो 5D सीरीज के एलिमेंट्स है उनका साइज 4D से ज्यादा होना चाहिए, और जो 4D है उनका 3D से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन बेटा यहां एक्सेप्शनली अगर हम बात करेंगे, जो 5D सीरीज के एलिमेंट्स है, ये वाले 5D सीरीज यानी लेंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, ये जो 5D सीरीज के एलिमेंट्स है इनका 4D से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि 5D सीरीज का जो साइज है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 4D।
एंड 4D का साइज 3D से ज्यादा है। नाउ द रीजन क्या है? अगर साइज इंक्रीज होना चाहिए था, अगर 5D सीरीज एलिमेंट्स का साइज 4D से ज्यादा होना चाहिए था, जैसे कि 4D का 3D से है, यहां पे 5D सीरीज एलिमेंट्स का 4D सीरीज के बराबर क्यों आता है? बेटा इसका कारण है, दैट इज कॉल्ड एज द लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। अब यहां पे सुनो बेटा, इसका जो कारण है दैट इज लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, इसका कारण है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। और ये जो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन है, ये हमारा सेपरेट टॉपिक रहेगा, इस पे एक सेपरेट लेक्चर आएगा कि लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या होती है। फिर भी मैं यहां पे थोड़ी सी इस पे चर्चा कर लेता हूं ताकि आपको यहां से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अदरवाइज ये जो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन है, ये हमारे लिए एक सेपरेट टॉपिक रहेगा, इसके लिए हम सेपरेट लेक्चर भी बनाएंगे। आई बात समझ में? नाउ आपको अब बेटा ये बातें याद रखनी है कि 5D सीरीज जो है ना, इनके एलिमेंट्स का साइज 4D एलिमेंट्स के साइज के ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, कहीं पे कम ही हो जाता है, ठीक है। और 4D सीरीज का 3D एलिमेंट से साइज ज्यादा ही होता है। और यहां 5D सीरीज एलिमेंट्स और 4D सीरीज एलिमेंट्स का साइज ऑलमोस्ट कंपेरेबल क्यों होता है? इसका जो रीजन है वो है बेटा लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। अब यहां पे बेटा मैं एक चीज बताऊं, गौर कीजिएगा। यहां पे से मेरे पास है सीरीज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसी तरह से ये कौन सी सीरीज हुई आपकी? ये हो गई 3D सीरीज। इसके बाद हम बात करेंगे यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनियम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। उसके बाद ये कौन सी सीरीज है बेटा? ये 4D है। उसके बाद है 5D सीरीज। 5D सीरीज के एलिमेंट्स बताओ, लेंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रिनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। नाउ दिस वन इज 5D सीरीज। जब आप जाते हो बेटा, ये 3D सीरीज है, जब आप 3D टू 4D सीरीज जाते हो साइज बढ़ेगा, लेकिन जब आप 4D टू 5D जाएंगे तो साइज ऑलमोस्ट सेम रहेगा ना। कारण सुनने की कोशिश कर। देखो बेटा, ये है लेंथेनम। लेंथेनियम का एटॉमिक नंबर है 57 और ये है हैफनियम। हैफनियम का एटॉमिक नंबर है 72। यहां पे आप देखेंगे देयर इज ए गैप, यानी लेंथेनम से लेकर हैफनियम। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57, हैफनियम का एटॉमिक नंबर है 72। ये जो बीच में एलिमेंट्स है यहां पे तकरीबन बेटा ये 14 एलिमेंट्स की गैप है। उसके बाद लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स हैं, उसके बाद हैफनियम से ये सीरीज स्टार्ट हो जाती है। जो ये लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स आते हैं, यहां जो गैप है लेंथेनम और हैफनियम के बीच में, जो ये 14 एलिमेंट्स है, इनमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन f सबशेल में चला जाता है, n-2 f सबशेल में। ये जो लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स आते हैं ना हैफनियम तक, इनमें जो 14 एलिमेंट्स में जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो f सबशेल में चला जाता है, वो f ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो लेंथेनियम के बाद जो 14 एलिमेंट्स आते हैं ना जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन f सबशेल में चला जाता है, उनको कहते हैं लेंथेनॉइड्स। उनको कहते हैं लेंथेनॉइड्स। और ये लेंथेनॉइड्स जो है लेंथेनम के बाद से स्टार्ट होते हैं, एटॉमिक नंबर 57, उसके बाद सीरियम, उसके बाद प्रेजोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमीथियम, समरियम, अप टू बेटा लास्ट में आता है लुटेशियम, उसका एटॉमिक नंबर है 71। ये जो बेटा लेंथेनम के बाद जो ये लेंथेनॉइड्स आते हैं विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, सपोज सीरियम पहला लेंथेनॉइड है, 57 लेंथेनियम का है, सीरियम का 58, प्रेजोडाइनियम का 59 और लास्ट में लुटेशियम आएगा, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 71 है। ये जो लेंथेनॉइड्स है ना, जब हम जाते हैं along a लेंथेनॉइड सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने पर, जब हम जाएंगे ना लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है?
विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, यहां पे जो साइज है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, यानी यहां पे जो रेडियस है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है. दैट मीन्स along a lengthenoid series with the increase in atomic number, size decreases, radius decreases, atomic radius as well as ionic radius decreases. This is what we call as the lengthenoid contraction. We will discuss this topic in detail in the coming lectures. Now हुआ क्या, जो ये lengthenoids है इनमें साइज कंट्रैक्ट होता है, तो यहां पे lengthenum और hafnium के बीच में जो ये गैप है, यहां पे जो lengthenoids थे उनमें कौन सा फिनोमिनन हुआ, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, साइज डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से ये जो सीरीज है, इन सीरीज का जो साइज है वो उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, क्योंकि यहां लेंथेनॉइड्स में इससे पहले लेंथेनॉइड्स आते हैं तो उनमें साइज डिक्रीज हो गया, तो इनका साइज अब उतना नहीं बढ़ रहा है, उतना नहीं इंक्रीज हो रहा है जितना होना चाहिए था. और यही कारण है इस सीरीज का जो साइज है वो 4D सीरीज के ही बराबर होता है, और इतना बराबर होता है कि कभी जिरकोनियम और हैफनियम, ऊपर 4D सीरीज का जिरकोनियम, नीचे 5D सीरीज का हैफनियम, इनका जो साइज है ना बेटा, इनका ऑलमोस्ट सेम ही है. जिरकोनियम और हैफनियम ऑलमोस्ट इन दोनों का साइज भी सेम है. इसी तरह से ऊपर 4D सीरीज में नियोबियम, नीचे 5D सीरीज में टेंटेलम, नियोबियम और नीचे टेंटेलम, इनका साइज भी ऑलमोस्ट कंपैरेबल है, ऑलमोस्ट सेम. इसी तरह से मॉलिब्डेनियम और टंगस्टन, मॉलिब्डेनियम है बेटा 4D सीरीज का एलिमेंट, और जो ये है टंगस्टन वो 5D सीरीज का एलिमेंट है, इनका साइज भी ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम साइज. दो जिरकोनियम 3D सीरीज का एलिमेंट है और हैफनियम 5D सीरीज का, जिरकोनियम 4D सीरीज का और हैफनियम 5D सीरीज का. साइज तो डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन यहां पे साइज ऑलमोस्ट सेम होता है. और इनका नियोबियम और टेंटेलम इनका भी ऑलमोस्ट सेम, और मॉलिब्डेनियम और टंगस्टन इनका भी साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, जिसकी वजह से इनमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है और इनको नाम दिया जाता है केमिकल ट्विन्स. आई बात समझ में? तो केमिकल ट्विन होने के पीछे जो भी कारण है वो भी लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन ही है. आई बात समझ में? और क्लियर हो गई बात. नाउ आज के लेक्चर में हमने एटॉमिक साइज पे बात की, हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के इरेगुलर टर्न को समझने की कोशिश करी, ठीक है ना, और हमने ये देखा 3D 4D 5D सीरीज के साइज का टर्न क्या होगा. नाउ अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके लिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं, वो आप कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे उसका आंसर दे दीजिएगा. सी बेटा, अगर हमारे पास है Fe+2 और Fe+3, नाउ यहां चार्ज डिफरेंट है, एलिमेंट तो सेम ही है आयरन, लेकिन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में डिफरेंट चार्ज है. इन दोनों में किसका साइज कम होगा, किसका साइज ज्यादा होगा? इसी तरह से आपके पास होगा Mn+2, Mn+4, Mn+5, Mn+7. तो आपसे अगर कहा जाएगा इनका एटॉमिक साइज जो है, ये ना आयोनिक साइज जो है वो कंपेयर करो, इनमें से किसका साइज कम होगा, किसका ज्यादा होगा? यानी अगर सेम एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होगा, अगर सेम एलिमेंट डिफरेंट चार्ज में होगा, तो उनका साइज कैसे हम बेटा कंपेयर करें? आपको तो मालूम होना चाहिए, जितना बेटा पॉजिटिव चार्ज यानी जितना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा, उतना बेटा प्रोटॉन अपान इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो होगा वो भी बढ़ेगा. क्योंकि अगर +2 है दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो चुके हैं, यहां पे 3, तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहा है, दैट मींस प्रोटॉन अपान इलेक्ट्रॉन का रेशियो बढ़ेगा. जितना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ेगा, प्रोटॉन अपान इलेक्ट्रॉन रेशियो जो है वो भी बढ़ेगा. उससे क्या होगा, उससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, यानी आउटर मोस्ट शेल पे अट्रैक्टिव फोर्स अब बढ़ना शुरू हो जाएगा. और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो ऑब्वियस बात है जो रेडियस है वो डिक्रीज हो जाएगी, साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. दैट मीन्स जितना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज कम.
तो दैट मीन्स ये जो है इसका साइज कम होगा एज कंपेयर टू दिस. सो आई कैन राइट रेडियस ऑफ Fe+3 इट इज लेस देन रेडियस ऑफ Fe+2. आई बात समझ में, क्योंकि इसका चार्ज ज्यादा है तो प्रोटॉन अपन इलेक्ट्रॉन का रेशो भी ज्यादा आ जाएगा, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा होगा, ठीक है ना, और रेडियस इसकी कम होगी. तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है बेटा, ये आप करके दीजिए मुझे. अगर आपके पास है Cr+3, Cr+4, Cr+6, तो बताइए इनके आयोनिक साइज का ट्रेंड क्या रहेगा, इनमें किसका साइज कम होगा और किसका साइज ज्यादा होगा. कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे इसका आंसर बता दीजिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.